गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का जो आपका वीडियो है इसके अंदर हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज़। इससे पहले हम 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपका 4th चैप्टर है और टोटल आपका ओवरऑल 5 चैप्टर्स हैं जो आपके पूरे सिविक्स को कवर करते हैं। तो बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और इसके अंदर जो जो हमने चीज़ें स्टडी करनी है वो हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। राजनीतिक दल बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का या राजनीतिक दलों का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, पावर और फंक्शन क्या है ईसीआई के। इंडिया के अंदर पार्टी सिस्टम कैसा है, कैसे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है किसी पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा देती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और कैसे जो पार्टीज़ हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स लाए जा सके। तो ये सभी टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं भाई, ठीक है। एक लोगों का समूह होता है जो इकट्ठे मिलकर इलेक्शंस लड़ते हैं और उसके बाद जो सरकार है उसके अंदर अपनी पावर को होल्ड करते हैं। एक सिंपल सा आपका डेफिनेशन है इसका, ठीक है। और डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी अगर मैं बात करूं लोकतंत्र की तो लोकतंत्र आपका राजनीतिक दलों के बराबर है। यानी राजनीतिक दल हैं इसलिए आप लोकतांत्रिक सरकार के अंदर या आपके कंट्री के अंदर लोकतंत्र इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो अब एक और चीज आती है भी, पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों। क्वेश्चन ये है आपका भाई, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं आज़ादी से पहले की बात करता हूं तो 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था वो हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन वो रिवोल्ट को हम ओवरऑल एक फेलियर साबित मानते हैं, ठीक है। हालांकि उसके अंदर कई चीज़ों के अंदर हमें जीत भी हासिल हुई थी, लेकिन एंड रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये रिवोल्ट आपका फेलियर हुआ था। और इसके बाद इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करता हूं तो इस कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया था, ठीक है। और इस रूल के बाद जो रूल शुरू होता है इंडिया के अंदर वो होता है क्राउन रूल, यानी जब ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्ट रूल करेगी विदाउट एनी कंपनी के। और ये इस बातों का ध्यान रखते हुए रूल करते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा रिवोल्ट कभी ना हो पाए। और फिर उसके बाद 1885 के अंदर कांग्रेस का जन्म होता है। ये हम सब जानते हैं, कांग्रेस हमारे इंडिया की बहुत पुरानी पार्टी है और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट करी थी उनका नाम था, एक ब्रिटिशर्स थे भाई, इनका नाम था A.O. ह्यूम्स। और ये क्यों की गई थी भाई पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना। कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी, ये पार्टी की स्थापना इसलिए की गई थी कि भाई अगर हम अंग्रेजों से, भाई सबसे पहले ये बात तो सबको क्लियर हो गई थी कि विदाउट हथियार, ठीक है, विदाउट आर्म्स, विदाउट एम्यूनिशन हम अंग्रेजों से लड़ाई नहीं कर सकते। तो एक ऐसा जरिया हमें निकालना चाहिए जिस जरिए से हम अंग्रेजों से बातचीत कर पाए, ठीक है, जो पीसफुली टॉक्स हों। और अकेला आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए हमें ग्रुप के अंदर बात करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये थी, कांग्रेस की स्थापना इसलिए भी की गई थी आने वाले टाइम के अंदर भाई कोई ऐसा रिबेलियन या कह सकते हैं रिवोल्ट दोबारा ना हो पाए। तो काफी चीजों के लिए कांग्रेस बनाई गई थी, लेकिन मेन स्थापना इसलिए की गई थी कि एक लोगों का समूह अगर मिलके बात करता है तो उसका फर्क पड़ता है। और धीरे धीरे करते करते हम देखते हैं भाई इंडिया के अंदर आज भी आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो आज भी अपने जो भी डिमांड्स होती हैं उसके रिगार्डिंग वो काम कर रही है। तो लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टीज का एक सहारा मिल जाता है जिससे कि भाई वो अपने डिमांड्स को रख सके, ठीक है ना। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का सहारा जरूरी है और पॉलिटिकल पार्टीज से ही आपकी डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स की या क्या क्या मेन, अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं पॉलिटिकल पार्टी किन चीजों से बनती है, तो सबसे पहला होता है आपका लीडर हम सब जानते हैं। और इसका किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल लेके चल लेते हैं, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे लीडर की अगर मैं बात करता हूं तो लीडर आपकी सोनिया गांधी है कांग्रेस की, ये हम सब मानते हैं, ठीक है। सोनिया गांधी हो गया, आपका राहुल गांधी हो गया, तो ये इनके मेन भाई जो मेन लीड कर रहे हैं कांग्रेस को वो ये कर रहे हैं। एक्टिव मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक्टिव मेंबर्स के अंदर आपके हालांकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेंबर तो हैं और इनके साथ में और लीडर्स भी इनके मेंबर हैं, तो ये वो मेंबर हो जाते हैं जिनका तो पद होता है वो लीडर से थोड़ा कम होता है। जैसे कि अगर मैं पार्टीज की बात करता हूं
जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करता हूं, तो इसके अंदर ये जितने भी, अगर हरियाणा की अगर हम लेके चलते हैं तो फिलहाल हरियाणा में कांग्रेस नहीं है, लेकिन इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी जो कि एक लीडर हैं और सीएम भी थे। तो अब अगर मैं मेंबर्स की बात करूंगा तो जितने भी ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी के इनको मेंबर के रूप में देखते हो, है ना। बाद के अंदर ये एमपी एमएलए बनते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्या होते हैं, एक एक्टिव मेंबर जो किसी भी मीटिंग्स के अंदर या बोर्ड मीटिंग के अंदर, या आप ये लेके चलो कि ये मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर अभी फिलहाल हो रखा था विपक्ष आपके समक्ष, तो ये सारे के सारे कौन लोग थे, ये सारे के सारे पार्टी मेंबर हैं जो एक्टिव रहते हैं। और फिर आपके आते हैं फॉलोवर्स के अंदर भैया आपकी जनता आ जाती है सारी की सारी, हम जैसे लोग जो वोट डालते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल जो कंपोजिशन है इसमें आपके 3 लोग होते हैं, इन तीनों से ही आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। उसके अलावा पार्टीसन की अगर बात करते हैं, अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन, कोई भी एक इंसान जो पार्टी से कमिटेड हो, जो पार्टी की सभी बातें मानता हो और पार्टी का प्रचार लोगों में करता हो, उसको पार्टीसन बोलते हैं। और पार्टीसनशिप की बात करते हैं, इट इज मार्क्ड बाय अ टेंडेंसी टू टेक अ साइड एंड इनएबिलिटी टू टेक अ बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। यानी ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो या तो साइड लेगी या इनएबिलिटी प्रोड्यूस करेगी किस चीज को लेके, बैलेंस व्यू ऑन एन इशू। यानी अगर मान लो कोई भी एक मुद्दा है जो सरकारें उठाती हैं, या अगर मान लो कांग्रेस कोई भी एक मुद्दा उठा रही है, तो उस मुद्दे के जो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी जो पॉजिटिव इफेक्ट है और नेगेटिव इफेक्ट है, उन दोनों को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। और उसको देखने का जो नजरिया होता है, उस टेंडेंसी को पार्टनरशिप बोला गया है। ठीक, अब पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन तो यह है इलेक्शंस को कंटेस्ट करना, ठीक है। इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वही भी अपना जो कैंडिडेट है उसको खड़ा करती हैं। यानी अगर मान लो जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, तो हरियाणा के अंदर आपकी टोटल 90 एमएलए की सीट्स हैं, ठीक है। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी, यानी आज अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ, नियर अबाउट 5 to 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, ठीक है ना, और उस कैंडिडेट को ही वो पूरा चेहरा बना के इलेक्शंस को लड़ते हैं। और फिर उसके बाद फाइनली जब वो कैंडिडेट जीतता है तो हम ये मानते हैं भी हाँ ये वाली पर्टिकुलर पार्टी जीत गई है, ठीक। दूसरा, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। इलेक्शन लड़ने से पहले या इलेक्शनों के दौरान जो पार्टी मैनिफेस्टो होता है वो तैयार होता है भाई। पार्टी मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, क्या क्या चुनावी वादे पार्टी कर रही है। जैसे फिलहाल अभी कांग्रेस की बात करता हूं, बीजेपी सरकार है हरियाणा के अंदर, तो कांग्रेस सरकार क्या बोल रही है भी, हम जो किसानों के ऊपर ये जो मेरा फसल मेरा ब्यूरो का जो स्कीम लगाई हुई है सरकार ने, सब किसान समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जब सरकार आएगी तो इस स्कीम को हटा देंगे। जो एक सीईटी पेपर है वो लिया हुआ है हरियाणा सरकार ने, और ये बोल रहे हैं कि भाई ये ढंग से नहीं हो पाया, इसके अंदर कई प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे टाइम पे ये नहीं होगा, हम कुछ और इसके रिगार्डिंग चेंजेस करेंगे। तो यानी इस टाइप की कई पॉलिसीज हैं भाई, कुछ भाई हम अपनी तरफ से क्या क्या ऑफर करेंगे जब हम जीत जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसीज और प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टीज पुट करती हैं। उसके बाद दे प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री। अब जीतने के बाद जो भी पार्टी पावर में आती है तो उसके पास आप ये लेके चलो भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर मैं बात करके चल रहा हूँ पास होते हैं। और अगर मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात करता हूं तो ओवरऑल अपने इंडिया के अंदर 543 सीट्स है। फिलहाल बीजेपी सरकार है क्योंकि पीएम आपका नरेंद्र मोदी हैं और ये बीजेपी सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक। और 543 में से नियर अबाउट 300 प्लस सीट्स इनकी आई थी, तो ये आराम से जीत गए थे। तो अब ये सभी लोग मिलके पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश करते हैं, पहले लोकसभा या पहले राज्यसभा में, दोनों सभाओं से पास होकर फाइनली बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर वो कानून बनता है, ठीक है ना। तो डिसीजन तो पार्टीज ने लेना होता है। उसके बाद पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है। फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो या तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, और नहीं तो अलायंस के अंदर है, ठीक है ना। कोलिशन और अलायंस का ये मैं आपको टॉपिक पहले ही समझा चुका हूं। अलायंस बेसिकली क्या होता है, जब सब सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं। कोलिशन का मतलब क्या होता है, जब पार्टीज इलेक्शन तो सारी अलग अलग लड़ती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए जब किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती, सरकार बनाने के लिए इकट्ठे आती हैं ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशन, उस चीज को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद पार्टीज ओपोजिशन का रोल प्ले करती हैं भाई। जो पार्टी हार जाती है इसका ये नहीं, उसका कोई रोल नहीं होता, ओपोजिशन का मेन रोल होता है। अगर कोई सरकार ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है जो जनता के फेवर में नहीं है, तो उस केस में जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो क्वेश्चंस पूछ के या क्रिटिसाइज करके, और दूसरी बात कई गवर्नमेंट के फेलियर ऐसे हो जाते हैं जिनको भाई हाईलाइट करना जरूरी होता है, तो वो सारे के सारे फेलियर्स हाईलाइट कौन करता है, आपकी ऑपोजिशन पार्टी। उसके अलावा पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन बाय रेजिंग इशू। पब्लिक ओपिनियन है भाई, उसके रिगार्डिंग
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इश्यूज रेज करती हैं पार्लियामेंट के अंदर या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है या वेलफेयर स्कीम्स है जो सरकार इंप्लीमेंट कर रही है वो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टी ही लोगों को मिल पाती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी के, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो आपका आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो आपके लोकसभा के और दूसरे आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के इलेक्शन करवाती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल रहता है। और अगर मैं लोकल गवर्नमेंट की बात करता हूं यानी पंचायती राज और उसकी बात करें तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। तो 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया गया था, इस दिन हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं। और टोटल मेंबर इसमें 3 होते हैं, एक आपका होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और इनको अपॉइंट कौन करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और बाकी आपके 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है। और ये अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 1989 का, उसके दौरान इन 2 कमिश्नर्स को ऐड किया गया था, ठीक है। ये फिर बाद में इलेक्शन कमिश्नर और सब आपस में बातचीत करके फिर इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक। अब पावर्स की अगर मैं बात करता हूं तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर्स होती हैं भाई ईसीआई के पास, जैसे कि टेरिटोरियल एरियाज फॉर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कि भाई कोई पर्टिकुलर एरिया है वहां पर इलेक्शंस होने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या नहीं है, पहली बात तो ये बताना किसका काम होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और उसकी टेरिटरी कितनी होगी, कौन से एरियाज या कौन से एरिया के लोग उसके अंदर वोट दे पाएंगे, ये सारा काम ईसीआई बताता है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, यानी ये पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, इसका रिकॉग्निशन ईसीआई देता है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल्स और जो एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनको रजिस्टर करना, और जो लोगों की डेथ हो चुकी होती है, तो कई बार हमने देखा होगा हमारे घर में इलेक्शंस के दौरान भाई एक बुक लिए या एक पूरा सिस्टम मतलब एक पूरी रजिस्टर सा होता है, उसके अंदर सबके नाम होते हैं फोटो समेत और वोटिंग आईडी होती है, तो चेक करने आते हैं और आपको स्लिप्स लेके जाते हैं कि ये स्लिप आप लेके आना, तब हम आपको वोट डालने देंगे, और एक साथ में आधार कार्ड। तो उसमें इसने ये पूछने के लिए आते हैं कि भाई ये लोग इस घर में थे तो अभी इतने ही हैं, अगर कोई डेथ हो गई है तो उसका फिर वोटर कार्ड हटाया जाता है, ठीक। उसके बाद इलेक्शंस और जो डेट्स हैं शेड्यूल और डेट्स जो होती हैं इलेक्शंस की वो डिसाइड करना। उसके बाद जो इलेक्शन सिंबल है पार्टीज को वो देना। और फाइनली अगर मान लो कोई डिस्प्यूट हो जाता है इलेक्शंस के रिगार्डिंग, उस टाइम के ऊपर जो भी डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मतलब अपॉइंट किए जाते हैं। समझ में आ गई बात। एंड उसके बाद आपका प्रेसिडेंट को एडवाइस करना रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी प्रेसिडेंट को ये एडवाइस इस बात पे कर सकते हैं कि मान लो कोई बंदा था जिसने इलेक्शन लड़ा, लेकिन बाद के अंदर कोई एजुकेशन ग्राउंड्स के ऊपर या किसी क्रिमिनल ग्राउंड्स के ऊपर वो बंदा डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को एडवाइस ईसीआई देता है, ठीक है। और मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगा लो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा लो। उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज कोड ऑफ कंडक्ट, जो बिहेवियर फॉलो करेंगी, जो तरीका फॉलो करेंगी, वो सारा का सारा ईसीआई बताता है। पोल्स को यानी इलेक्शन को कैंसिल करना ड्यू टू वायलेंस एंड अदर इरेगुलरिटीज, ये काम किसका है, आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और ये इंश्योर करना कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो। तो ये आपके सारे के सारे पावर्स हैं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अब उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अकॉर्डिंग टू अगर मैं बुक की बात करूं भाई तो आपकी मोर देन 750 पार्टीज है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली बात करें तो लगभग 2-2.5 हज़ार पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आपकी इंडिया के अंदर हैं। उसमें स्टेट पार्टी भी आ गई, नेशनल पार्टीज भी आ गई, सारी इंक्लूडेड। तो पार्टी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड, एक 1 पार्टी, 2 पार्टी और मल्टी पार्टी। 1 पार्टी सिस्टम की बात करूं तो कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि चाइना के अंदर कर रही है, ठीक है, जो एक ही पार्टी है, सभी कैंडिडेट्स इसी पार्टी से खड़े होते हैं, सबकी विचारधारा एक है, तो ये चाइना के अंदर है, ठीक। उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम की बात करूं तो यूएसए और यूके, इसमें 2 पार्टी सिस्टम है, जहां पर 2 पार्टीज होती हैं वही अपने कैंडिडेट्स खड़ा करती हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, जहां पर अगर मैं बड़ी पार्टीज की बात करता हूं, जैसे आपकी होती है बीजेपी, उसके बाद आपकी होती है आईएनसी, ठीक है, उसके बाद आपकी समाजवादी पार्टी भी कई जगह एक्टिव है, बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे 8-10 तो मेन पार्टीज हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं रीजनल पार्टीज की बात करता हूं, जैसे हरियाणा की अगर हम रीजनल पार्टी की बात करें तो आपकी जननायक जनता पार्टी, आपकी इनेलो, ठीक है, इसके बाद एक आपका वो आ जाता है
आम आदमी पार्टी भी उभर के आ रही है, लेकिन फिलहाल उसको आई थिंक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है, तो रीजनल पार्टी में भी नहीं आएगी वो, ठीक है। और उसके बाद आप हरियाणा जनहित कांग्रेस हुआ करती थी पार्टी भाई, ठीक है, भजन लाल की, और एक दो पार्टीज और भी हैं, ठीक है, और कई छोटी मोटी पार्टीज हैं जिनका मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी रीजनल पार्टी है तो हरियाणा की बात है। ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर कितनी होंगी हम नहीं अंदाजा लगा सकते। तो नियर अबाउट 750 पार्टीज तो रजिस्टर्ड हैं, और इसके अलावा ओवरऑल की अगर बात करें तो अब फिलहाल 2 से 2,500 पार्टीज इंडिया के अंदर हैं, ठीक। तो अब ये आपका जो कार्टून बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है 27% ऑफ द कैनेडियंस थिंक दैट द लिबरल्स शुड बी इन द पावर, 35% थिंक दैट द कंजर्वेटिव डिजर्व अ चांस, and 98% of Canadians agree that all politicians should be locked in the trunk of a 82 Yugo going over Niagara Falls। तो ये चीज़ें तो खैर चलो लोगों की अपनी धारणा है, लेकिन यहाँ पर जैसे पार्टीज का जिक्र हो रहा है, एक तो लिबरल पार्टी है और एक द कंजर्वेटिव हैं, ये 2 पार्टीज हैं, इन्हीं के लोग ज़्यादातर आपके कनाडा के अंदर खड़े होते हैं। तो ये एक 2 पार्टी सिस्टम है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब उसके बाद आपका आता है भी कौन सी पार्टी आपकी नेशनल पार्टी होती है, कौन सी पार्टी आपकी स्टेट पार्टी होती है। स्टार्टिंग में सारी स्टेट पार्टीज होती हैं भाई, ठीक है। तो नेशनल पार्टी आपकी स्टेट पार्टी होती है, लेकिन वो थोड़े बड़े लेवल पे होती है। फॉर एग्जांपल पहले हम स्टेट पार्टी पढ़ लेंगे। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और विन एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी। या तो ओवरऑल आपकी स्टेट के अंदर 6% का वोट शेयर आ जाए, ठीक है, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं स्टेट पे, या 2 सीट्स जीत जाए, इस पार्टी को हम स्टेट पार्टी करेंगे। जैसे हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा में फिलहाल जननायक जनता पार्टी थी जो 10 सीट जीत गई थी, तो ऑटोमेटिकली ये स्टेट पार्टी के लिए एलिजिबल है। जो इतना नहीं कर पाती उसको स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं मिलता। अब जब स्टेट के अंदर वो एक पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है तो उसके बाद अगला पोर्शन आता है आपका नेशनल पार्टी का। मींस द पार्टी विच सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as the national party। मिनिमम 6%, तो 6% दोनों में ही है, लेकिन इसमें लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा की अगर मैं 543 सीट्स होती हैं टोटल भाई, ठीक है, 543 एमपीज खड़े होते हैं, तो इसके अंदर से अगर कोई भी पार्टी 4 जीत जाती है एमपी तो उसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा कह देते हैं, या 6% टोटल वोट्स जो लोकसभा के इलेक्शन में डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर भी लेके चल रहे हैं, जैसे अदर देन 7 मेजर पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज कम्स अंडर द स्टेट कैटेगरी एंड दीज पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स। जैसे कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, उसके बाद इन्होंने लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट किए, लेकिन उसके बाद लोकसभा के अंदर इन्होंने पंजाब से सीट्स जीती, और अब फिलहाल अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी पंजाब से आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, तो ऑटोमेटिकली एक नेशनल पार्टी बन चुकी है, ठीक है ना। लेकिन कई पार्टीज हैं 1-2 स्टेट से ज़्यादा नहीं जा पाती, लेकिन फिर भी उनको ये क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो उनको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। ये पार्टीज हैं भाई। अगर मैं बात करूं जैसे कि तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, फाउंडिंग ईयर ये था, कांग्रेस की 1885 था, ठीक है, आइडियोलॉजी साथ में दी हुई है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कौन से स्टेट्स हैं जिनमें ये थोड़ी वैल्यूएबल रखती है, ठीक है। जैसे एक आपकी आगे भारतीय जनता पार्टी, इसको पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, और नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी, ठीक है। तो ये आप लेके चलो भी इंडिया के अंदर पार्टीज हैं, इनका फाउंडिंग ईयर लिखा हुआ, आइडियोलॉजी, और इसके अलावा कौन से स्टेट्स हैं जहां पर ये डोमिनेशन के अंदर है। तो ये थोड़ा ग्राफ आप देख लेना। और उसके बाद फाइनली अगर बात करूं तो चैलेंजेस क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। पार्टीज के अंदर लोकतंत्र नहीं है। इंटरनल लोकतंत्र बोला जाता है, अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। जैसे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। Party do not keep membership registers and do not hold organizational meeting and do not conduct internal election regularly। सबसे बड़ा जो शोर मचता है वो ये मचता है कि जो हेड ऑफ द पार्टी है वो कैसा है, क्या उसको चुनाव से बनाया जा रहा है या एक परिवारवाद के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे फिलहाल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बीजेपी के अंदर एक अलग सिस्टम है और कांग्रेस में एक अलग सिस्टम है, लेकिन ये देखा जाता है कि जैसे कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार उनको चला रहा है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि भाई फिलहाल चेंजेस होने शुरू हुए, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर एक फैमिली बैकग्राउंड से जो चीजें चल रही थी वही हेड बनते थे। तो इस तरह से पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो पार्टीज के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद अगला पॉइंट इससे रिलेटेड आता है वो है डायनेटिक सक्सेशन। ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भाई ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है उनकी फंक्शनिंग को लेकर।
बहुत भाई आप ये लेके चलो, देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज एट द टॉप ऑफ द पार्टी। यानी अगर कोई एक वर्कर है वो धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर करना चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है, यानी परिवारवादी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती आ रही, तो उसमें एक छोटे वर्कर के लिए हाई लेवल तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आती हैं। और उसके बाद पैसों की और जो ताकत की जो नाजायज जो चीज़ें अपने हिंदुस्तान में हो रही हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं। ज़्यादातर जो एमपी या इनकी टिकट्स है उनको दी जाती है भी जिनके पास पैसा होता है या जो बाहुबली होते हैं उस साइड के। जो अच्छे लोग हैं वो कई बार रह जाते हैं और उसकी वजह से या तो वो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और या भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी में जल जाते हैं। और कई बार ऐसे शॉर्टकट्स लेते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए भी जो एक लोकतंत्र के सरकार के अंदर नहीं लेने चाहिए। ठीक है, यही है कि दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और हु कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, पार्टी फंड जो ज़्यादा हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, मतलब अगर मैं आपको वैसे पूरा पढ़ के बताता हूँ, इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस parties must be significantly different, and in recent years there has been a decline in the ideological difference among the parties in most part of the world। मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या होता है कि जो पार्टीज हैं, मीनिंगफुल मतलब हम किसी कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं तो वो बंदा लोगों की नज़र में आना चाहिए, लोगों के पास चॉइस हो कहना यार ये बंदा सही है, इसको हम वोट डालेंगे। ठीक है ना। और कई सालों में देखा गया है कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं पार्टीज के बीच में, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई, आप ध्यान में रख सकते हो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के रिगार्डिंग। और लास्ट क्वेश्चन आता है भाई, अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सुधार की अगर मैं बात करूं तो एंटी डिफेक्शन लॉ था, और एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हालांकि ये चीज़ें आपको अभी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये हायर लेवल की बातें हैं, यानी आप 11th या 12th क्लास में होगे तब आपको थोड़ा वो समझ में आएगा संविधान के टोटल शेड्यूल्स के बारे में। तो इसमें ये पहले क्या हुआ करता था कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या हो गया कि जो एमएलए और एमपी जीतने के बाद पार्टी चेंज कर लिया करते थे तो उनका जो एमएलए का पद है या एमपी का पद है वो खत्म किया जाएगा। पहले ये वो क्या हुआ करता था अपने नियर अबाउट आप ये लेके चलो 2000 से पहले कि जो एमएलए थे बनने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़े किसी और पार्टी में चले जाते थे और उनका जो एमएलए की पोस्ट है, एमपी की पोस्ट है, वो रहती थी। तो इससे ये बात समझ में आती थी कि लोगों ने अगर पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है तो वो तो लोगों को चीट करना हो गया उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ना। तो उसके बाद एक शेड्यूल ऐड किया गया हमारे उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से कि अब अगर कोई ऐसा सिस्टम करेगा तो वो एमएलए या वो एमपी उसको अपनी जो पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा और फ्रेश इलेक्शन होगी। ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो पैसों का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए, ठीक है, और क्रिमिनल एक्टिविटी को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था। और ये हर एक कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है जो इलेक्शन लड़ रहा है टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। यानी अब अगर कोई बंदा खड़ा होता है इलेक्शंस के लिए तो उसको एक एफिडेविट देना होता है अपने प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और इस बात के रिगार्डिंग कहीं उसके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फिर एक ऑर्डर पास किया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेसेसरी मतलब ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये बातें समझाई हैं या ये कहा है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्शंस आप इंटरनल करवाते हो उसको, और सबसे पहली बात और दूसरी टैक्स रिटर्न्स हैं उनको भरना सबके लिए अनिवार्य होगा। और अगला आता है अलाउ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज मींस to maintain a register of its member, to follow its constitution, to have an independent authority, to act as judge in case of party disputes। यानी हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को भाई अपने जो इनकी पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं उन सब के लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, अपना खुद का एक संविधान बनाना होगा जिस हिसाब से पार्टी चलेगी ताकि अगर कोई पार्टीज में डिस्प्यूट हो तो वो चीज़ें सॉल्व हो सकें। एंड अगला है इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। ये वुमेन के सुधार के लिए हमने भाई पिछले उसमें भी पढ़ा था कि 1/3 वुमेन की रिजर्वेशन लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होनी चाहिए। ये चीज़ें फिलहाल लोकल गवर्नमेंट्स में हैं लेकिन ये मैंडेटरी कर जाना चाहिए कि भाई वुमेन को भी रिजर्वेशन का अधिकार है भाई, ताकि जो लेडीज़ हैं उनकी डिमांड्स भी सरकार तक पहुँचे। और उसके बाद है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज money to support their election expenses and this support could be given in kind of petrol, paper, telephone etc. or could be given in cash on the basis of the votes secured by the political party in the last election। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि सरकार अगर इनको फंड देना शुरू कर देती है तो पॉलिटिकल पार्टीज पे एक तरह का जो पैसों के रिगार्डिंग वो चीज़ नहीं रहेगी कि जो पैसा ज़्यादा खर्च करेगा उसको हम वो देंगे, या वोटों को खरीदने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज इन हद तक नहीं जाएंगी। ठीक है, ताकि सरकार को भी ये बात ध्यान में रहे भी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना एक्सपेंस मतलब दिया जाए या किसका कितना खर्चा लगा है, ताकि जो लोग सरकार में आ जाएं उनके मन में ये ना हो कि यार पहले तो मैं मेरा पैसा पूरा करूंगा, तरक्की जाए भाड़ में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस कैन डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एगिटेशन। इसी के रिगार्डिंग आपका राइट टू रिकॉल नाम से एक चीज़ थी कि जब लोगों को कोई भी प्रतिनिधि अगर ना पसंद आए तो उसको राइट टू रिकॉल के तहत बुलाया जा सकता है और फ्लैश इलेक्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अभी फिलहाल पंचायती राज तक थोड़ी सी पहुंची हैं, आगे हायर लेवल पर देखते हैं कब तक पहुंचती है। लेकिन उसके अलावा पेटिशंस, पब्लिसिटी और एगिटेशंस भी लोग अपना गुस्सा जताते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर देते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और इसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और खासकर जो सभी टॉपिक्स हैं इसके अंदर वो सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, सिंपल भाषा के अंदर है। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और अभी आपका जो आने वाला सितंबर एग्जाम है, जिन जिन बच्चों के एग्जाम में ये चैप्टर आ रहा है, तो अगर आप ये अच्छी तरह पढ़ जाओगे तो MCQs और कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।